स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। हम लोग कॉन्सेप्चुअल सीरीज पे हैं और जीआईसी लेक्चरर के प्री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज हम रणजीत सिंह और प्रशासन के बारे में उनके बात करेंगे, जो कि हमारे सब्जेक्ट में मेंशन है। रणजीत सिंह और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनके शुरुआती जो करियर थे, एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और ये आएगा भी सवाल से। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये सीरीज, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और शुरुआत करते हैं पंजाब राज्य के उदय की और औपनिवेशिक शासन की स्थापना की। हालांकि ये चीज नहीं है, सिर्फ रणजीत सिंह ही हैं। हम लोग पूरा मिला के आराम से पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहली बात इसके परिचय की करते हैं कि 5 नदियां हैं दोस्तों पंजाब में, और 5 नदियों में झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, और इनके मध्य के जो क्षेत्र हैं उनको बोला जाता है पंजाब। 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब बोला जाता है, इनके बीच की। और मध्यकाल में गुरु नानक देव के नेतृत्व में इस क्षेत्र में सिख पंथ का आरंभ हुआ था, ठीक है। गुरु नानक जी का जन्म जो होता है 15 अप्रैल 1469 1469 में होता है, 15 अप्रैल को। पंजाब के ननकाना साहिब में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, उनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी कल्याण चंद मेहता थे, माता तृप्ता देवी थी। तलवंडी गांव में थे और खत्री परिवार से संबंधित रहे हैं। और देहावसान इनका होता है 22 सितंबर 1539 में। ये थोड़ा एडिशनल जानकारी हमने देख ली, जो कि प्रथम गुरु थे सिखों के। अब गुरु नानक देव जी के बाद क्या होता है कि उनके शिष्य उनके उत्तराधिकारी बनते हैं, और अंतिम गुरु के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी रहते हैं, और सिखों के 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु थे, ठीक है। उसके बाद 1708 में गुरु गोविंद सिंह का देहावसान हो जाता है, देह त्याग देते हैं। उसके बाद बंदा बहादुर आते हैं, 1708 से 1716 तक सिखों का नेतृत्व करते हैं। जबकि बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या करवा दी थी, और उस हत्या के बाद सिख समुदाय विभाजित हो जाता है और शक्ति के कई केंद्र बन जाते हैं। अलग अलग केंद्रों में विभाजित हो जाता है पूरा सिख समुदाय। तो ये मोटे तौर पे 2 विभाजन होता है। अगर मोटे तौर पे क्या 2 विभाजन में होता है, एक कहा जाता है बंदई, जो कि बंदा के अनुयायी रहे हैं, यानी बंदा बहादुर के, और दूसरे कहे जाते हैं तत खालसा, और ये रहे हैं कट्टर सिख। तत खालसा से संबंधित जो रहे, अब बहुत कट्टर सिख रहे हैं, कट्टरता उनमें ज्यादा रही है। और जो बंदा बहादुर हैं उनके अनुयायी बंदई कहलाए। और बंदा बहादुर का जो नाम था दोस्तों, वो था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव महंत वैरागी भी इनको बोला जाता है। क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जब उदय होता है इसका, तो सिख यानी पंजाब राज्य का क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय की बात करें, तो बंदा बहादुर की जब मृत्यु होती है उसके बाद कई कृषक समुदाय बनते हैं, कृषक समूह बन जाते हैं अलग अलग, और इनमें एकता नहीं रहती है। जब एकता नहीं रहती है तो 1728 ईस्वी में पंजाब क्षेत्र में मुगल सूबेदार थे जकारिया खां, और जकारिया खान ने फैजलपुर के एक जमींदार रहे हैं कपूर सिंह। तो उन्होंने कपूर सिंह को पंजाब का नवाब घोषित कर दिया। आपस में ही मान गए कि जकारिया खान ने कि ये जो कपूर सिंह हैं ये पंजाब के नवाब रहे, नवाब बन गए, ठीक है। तो एक जब नवाब बने तो उसके बाद आगे क्या बात होती है उसको देखते हैं दोस्तों। तो इसमें एक सबसे जरूरी चीज ये होती है कि जो किसान अलग अलग थे उनको एकत्रित करने का, उनको एक साथ करने का काम आरंभ करते हैं कपूर सिंह, जिनको नवाब घोषित कर दिया गया था। तो वर्ष 1748 ईस्वी में कपूर सिंह के नेतृत्व में दल खालसा का गठन होता है।
तो दल खालसा का गठन कब होता है? 1748 में होता है। किसके साथ होता है, कौन करता है? कपूर सिंह के नेतृत्व में होता है। एग्जैक्ट डेट देखेंगे दोस्तों तो 20 मार्च 1748 ईस्वी को दल खालसा का गठन होता है और इस दिन बैसाखी का दिन था। इसी दिन आयोजित होता है, सिख सभा आयोजित होती है। हाँ, सिख सभा जो होती है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? सिख सभा को बोलते हैं शरबत ए खालसा या शरबत खालसा बोलते हैं। शरबत खालसा जिसको बोलते हैं सिख सभा। और जो ये सभा होती है, अगर यही सभा जब दीपावली को होती है तो जब दीपावली को होगी तो इसको बोलेंगे गुरुमत्ता। ठीक है, सभा का ही नाम है। नॉर्मल डेज में सभा होगी, वैशाखी के दिन आयोजित होती है तो शरबत खालसा, और वही दिवाली के दिन होती है तो गुरुमत्ता कहते हैं, गुरुमत्ता। ठीक है। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व आता है जस्सा सिंह अहलुवालिया के पास। ठीक है, अब यहां से शुरुआत हो रही है। कपूर सिंह आ गए, कपूर सिंह के बाद क्या होंगे? जस्सा सिंह अहलुवालिया। ठीक है, अहलुवालिया। तो इन्होंने कई काम किए जिसमें एक था कि राखी प्रथा की शुरुआत की 1753 में। 1753 में इन्होंने राखी प्रथा की शुरुआत की। ओके। ग्राम जो ये गांव थे, गांव से किसानों के कुल उत्पादन का ये 1/5 भाग यानी 20% भाग लिया करते थे और इसके बदले ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा देते थे ये, यानी एकता भी स्थापित होती थी, इससे दो चीज हो जाती थी। अहलुवालिया साहब ने एक बात और की, तेग, तेग या देग, इसको फतह भी बोलते हैं। और ये एक मुद्रा लेख था, एक चांदी का सिक्का था जो कि संप्रभुता और शासक का द्योतक था कि मैं शासक हूँ, सिक्का चला रहा हूँ। इससे अफगानी प्रभाव समाप्त होता जा रहा था। ठीक, तो अपना प्रभाव जमाने के लिए ये सारी चीजें होती हैं कि कोई शासक सिक्का चलाता है, अपने नाम का खुतबा पढ़ता है, मुसलमान शासक, इस तरीके से होता है। तो जस्सा सिंह अहलुवालिया ने प्रमुख रूप से दो काम किए। एक तो राखी प्रथा का आरंभ किया 1753 में और गांवों से किसानों से उपज का 20% यानी 1/5 भाग लेना शुरू किया और उसके बदले में सुरक्षा देनी शुरू की। इससे एकता भी बढ़ी और अपने चांदी युक्त मुद्रा लेख युक्त चांदी के सिक्के भी चलाए। ठीक है। वर्ष 1763 से 1773 के बीच में देखो, कब से कब तक? 1763 टू 1773 के मध्य में दल खालसा, जो दल खालसा था ये 12 भागों में विभक्त हो जाता है। और दल खालसा का गठन किसने किया था? कपूर सिंह ने किया था। कब? 29 मार्च 1748 में। और ये कब अलग हो जाता है? 1763 से 73 के बीच में दल खालसा धीरे धीरे बढ़ जाता है और 12 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको बोलते हैं 12 मिसल। भाग यानी मिसल में विभाजित हो जाता है, छोटे छोटे राज्य कह सकते हैं इनको। प्रमुख रूप से 3 मिसल काफी प्रभावी रहे हैं। एक तो भांगी मिसल प्रभावी रहा है, दूसरा रहा है अहलुवालिया मिसल मिसल प्रभावी रहा है, तीसरा सुकीर चकिया मिसल। सुकीर चकिया का नाम आपने सुना होगा। देखो, जो भांगी मिसल था, ये लोग भांग का सेवन करते थे, जिसमें छज्जा सिंह का नेतृत्व था। विस्तार कहाँ कहाँ था कि अगर देखें कि रावलपिंडी तक था, मुल्तान में भी था, अमृतसर तक था। तो ये सबसे बड़ी मिसल थी भांगी मिसल। वहीं आलूवालिया मिसल की बात करते हैं तो कपूरथला केंद्र होता है इसका, और जस्सा सिंह आलूवालिया इसके प्रधान होते हैं। ठीक। वहीं सुकीर चकिया मिसल की बात आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस से मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रमुख थे चणत सिंह थे। सुकीर चकिया के प्रमुख कौन था, नेतृत्व कौन कर रहा था? चणत सिंह कर रहे थे। और चणत सिंह के बाद करते हैं महासिंह, इसका नेतृत्व करते हैं। और महासिंह के बाद इनका पुत्र बनता है रणजीत सिंह, इसका नेतृत्व करता है। तो अब रणजीत सिंह पे हम लोग आ गए हैं। रणजीत सिंह सुकीर चकिया से
संबंधित रहे हैं। रणजीत सिंह के पिता महासिंह भी इसका नेतृत्व किया था और उसके पहले चरण सिंह के नेतृत्व में सुकीर चकिया मिसल था। अब रणजीत सिंह की बात करेंगे और सुकीर चकिया मिसल की बात करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, काफी अच्छे से आपको आ जाएगा। इसके बाद आपको रणजीत सिंह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रणजीत सिंह और सुकीर चकिया मिसल की बात करें तो सबसे पहले इनके जन्म की बात कर लेते हैं। रणजीत सिंह के जन्म की बात। इनका जन्म होता है दोस्तों, जो कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रख सकते हैं कि इसके आसपास 1780 में हुआ था। एग्जैक्ट 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला पाकिस्तान में होता है इनका जन्म। इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे महासिंह। ठीक, रसूल नगर विजय के उपलक्ष्य में महासिंह ने इनका नाम रख दिया था रणजीत सिंह। और बचपन का नाम इनका क्या था? रणजीत सिंह का बचपन का नाम था बुध सिंह। ठीक है, बुध सिंह के बचपन का नाम था। आगे बढ़ते हैं। 1792 में 1792 में महासिंह की मृत्यु हो जाती है। जब महासिंह की मृत्यु हो जाती है तो बनते हैं रणजीत सिंह। चूंकि रणजीत सिंह इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, लेकिन उस समय वो छोटे रहते हैं, अल्पवयस्क रहते हैं, जिसकी वजह से शासन संचालन के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है, परिषद गठित की जाती है, जिसमें रणजीत सिंह की माता होती हैं। माता इनका नाम था राजकौर होती हैं। और सास होती हैं इनकी सदा कौर, और एक होता है दीवान राय। ठीक है, 3 लोग होंगे। 3 सदस्यीय जो परिषद का गठन होता है, क्योंकि अल्पवयस्क थे रणजीत सिंह, इनके शासन संचालन हेतु होता है। और ये जो परिषद थी वो 1797 तक अस्तित्व में रहती है। उसके पश्चात रणजीत सिंह ने स्वतंत्र शासन किया और अपने पीएम के तौर पर दल सिंह को नेतृत्व दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो 1797 के बाद विभिन्न उपायों के बाद, यानी वैवाहिक संबंध जैसे कह सकते हैं, युद्ध विराम, युद्ध अभियान, कूटनीति द्वारा रणजीत सिंह ने सुकीर चकिया मिसल का विस्तार करते हैं, सशक्तिकरण करते हैं, जो अंग्रेजों के लिए एक चिंता का विषय हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि पंजाब जो है भारत का एक प्रवेश द्वार था। देखो, इधर से ही था ना, तो यहाँ पे पंजाब, इस से जितने भी आक्रांता आते थे आ सकते थे। पंजाब भारत का प्रवेश द्वार था और इस समय प्रमुख रूप से खतरा भी था। क्या? जब यहाँ पे रणजीत सिंह थे तो 2 खतरा था। दोनों को टीपू ने आमंत्रित किया था। टीपू सुल्तान जब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था तब। कब? नेपोलियन वॉर। नेपोलियन वॉर कब से होता है? 1797 से 1808 के बीच में। दूसरा होता है अफगानिस्तान शासक जमा शाह। ये दोनों आने वाले थे क्योंकि टीपू ने इनको आमंत्रित किया था अंग्रेजों के खिलाफ। इस समय अफगानिस्तान का जो शासक था जमा शाह, भारत अभियान पर आता है, लेकिन सिखों ने उस टाइम प्रबल विद्रोह किया था और काबुल में विद्रोह हो जाने के कारण वापस लौट गए थे ये सब, परंतु लाहौर सहित बड़े भागों पर अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब जमा शाह जब वापस जा रहा था तो उस टाइम 12 तोपें थी उसकी और नदी में फंस जाती है। तो बाद में रणजीत सिंह उसको वापस निकाल के देता है, तो वो काफी खुश हो जाता है जमा शाह, अफगानिस्तान का शासक, और लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर देता है रणजीत सिंह को, और रणजीत सिंह को राजा की उपाधि भी देता है। तो रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? अफगानिस्तान का शासक जमा शाह ने। लाहौर का सूबेदार कौन बनाया था रणजीत सिंह को? जमादार जमा शाह ने, अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, अब रणजीत सिंह ने 1801 में लाहौर दरबार बुलाया। रणजीत सिंह क्या करते हैं कि 1801 में लाहौर दरबार बुलाते हैं और लाहौर दरबार के साथ ही स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं और खुद महाराजा की उपाधि धारण कर लेते हैं। अपनी राजधानी भी लाहौर को वो बना लेते हैं।
अब वर्ष 1805 में भांगी मिसल से अमृतसर को रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मिला लिया। 1805 की बात है। 1805 में क्या होता है कि भांगी मिसल से अमृतसर को रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मिला लिया। उस टाइम के जो इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार थे रणजीत सिंह के, वो थे सोहन लाल। उनके अनुसार ये बात पता चलती है और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बना दिया। और इस समय तक अंग्रेज रणजीत सिंह के साथ तुष्टीकरण की नीति पर थे। क्यों तुष्टीकरण की नीति पर थे? क्योंकि उनको पता था कि अगर नेपोलियन का वार आगे बढ़ता इधर आता है तो ये बफर क्षेत्र के रूप में पंजाब काम कर सकता है। और एक बात और होती है कि जसवंत राव होलकर का अभियान होता है और जसवंत राव होलकर के अभियान में गेराल्ड लेक व रणजीत सिंह के मध्य जनवरी 1806 में लाहौर में संधि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे थोड़ी सी और बात करेंगे दोस्तों इसमें कि जब जो संधि होती है गेराल्ड लेक के बीच में और ये रणजीत सिंह के बीच में, तो कौन सी संधि होती है? ये होती है लाहौर की संधि। दोस्तों लाहौर की दो संधि होती है, अभी हम बात कर लेंगे। लाहौर में संधि होती है कब? जनवरी 1806 में होती है और इसमें दो चीज होती है, गेराल्ड लेक और रणजीत सिंह के बीच में। और इसमें क्या क्या होता है कि भाई रणजीत सिंह भविष्य में भी होलकर की सहायता नहीं करेंगे और होलकरों को अमृतसर से बाहर करेंगे। ये इस संधि में था, 1806 में होती है। इसके बदले अंग्रेज पंजाब पर अभियान नहीं करेंगे, ये अंग्रेज वादा करते हैं इस संधि के अनुसार। संधि में क्या था कि इस संधि के बाद क्या होता है कि रणजीत सिंह ने 1806-7 में सतलज नदी के पूर्व क्षेत्र का अभियान करता है और सर्वप्रथम लुधियाना को जीतते हैं। जिंद, कायथल, पटियाला की जनता को रणजीत सिंह का विरोध किया था, ब्रिटिशर्स की सहायता की प्रार्थना की थी। मतलब कुल मिला के ये है कि संधि का पालन कर रहे थे। और 1807 में जैसे ही, ये काफी जरूरी है दोस्तों, टिलसेट की संधि होती है। टिलसेट की संधि होती है यूरोप में और इसके बाद नेपोलियन का पतन आरंभ हो जाता है और अंग्रेजों ने पंजाब के साथ सख्त नीति अपनाना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ही अमृतसर की संधि होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, अमृतसर की संधि होती है। और ये अमृतसर की संधि कब होती है? 25 अप्रैल को 1809 में होती है। ठीक, रणजीत सिंह के साथ होती है, रणजीत सिंह के, और ये होती है चार्ल्स मेटकॉफ के साथ। चार्ल्स मेटकॉफ के साथ होती है। मेटकॉफ कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि था। 25 अप्रैल 1809 में होती है। इसमें ये बात होती है कि जो ये नदी आ रही है, जो सतलज है, सतलज की इधर से आ रही है, तो राइट साइड में भाई, यानी पश्चिमी सतलज में, पश्चिमी सतलज जो होती है उसमें कौन रहेगा? रणजीत सिंह रहेंगे। और पूर्वी सतलज में, जिसको सिस सतलज बोला जाता है, पूर्वी सतलज में लेफ्ट में इधर नहीं आएंगे, इधर अंग्रेजों का शासन रहेगा। ये महत्वपूर्ण संधि है, याद रखिए, अमृतसर की संधि थी 25 अप्रैल 1809 को। ये हो गया। अब एक चीज और होती है इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें देखते हैं क्या था कि पहली बात ये, जो सतलज नदी है, अभी हमने बात की, सतलज नदी है, राइट है, लेफ्ट है, राइट में रणजीत सिंह है, लेफ्ट में अंग्रेज है। ठीक है, अब सतलज नदी दोनों की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, दोनों लोगों की। और सतलज के पश्चिम में बात करते हैं तो रणजीत सिंह आ जाते हैं। इनका विस्तार खूब होता है, खूब विस्तार करते हैं, लेकिन अंग्रेजों के क्षेत्र में विस्तार नहीं करेंगे, अंग्रेज इधर भी नहीं करेंगे, ये बातें होती हैं। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो संपूर्ण पंजाब के साम्राज्य पर अधिकार हो गया रणजीत सिंह का। लेकिन संपूर्ण नहीं हो पाता, इधर पूर्वी में नहीं हो पाता, तो संपूर्ण पंजाब पर अधिकार का जो सपना था, स्वप्न था, वो टूट जाता है रणजीत सिंह का। और ऑक्टरलोनी ये लुधियाना में ब्रिटिश सेना का साथ आ जाता है। यहाँ लुधियाना था और यहीं पे अंग्रेज बैठ जाते हैं, क्योंकि इस नदी के इधर रणजीत सिंह को नहीं आना है। अब इस संधि के बाद रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य विस्तार सतलज के
उत्तरी भाग यानी इधर ही किया, ये पश्चिमी भाग पर ही आरंभ किया। और इस क्रम में मुल्तान को जीतते हैं ये दोस्तों, मुल्तान को जीतते हैं 1818 में, और कश्मीर को जीतते हैं 1819 में। अब्दाली के उत्तराधिकारियों द्वारा नियुक्त सूबेदार थे। तो मुल्तान 1818, कश्मीर 1919, और बाद में लद्दाख जीतते हैं। लद्दाख को 1836 में जीत लिया था। पेशावर को कब जीता? 1823 में जीत लिया था। और 1834 में हरसिंह नलवा की विजय के बाद पेशावर की विजय होती है। अब संधि की समीक्षा करें अगर, तो रणजीत सिंह ने इस संधि यानी अमृतसर की संधि जो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, उसको ताउम्र उन्होंने पालन किया। और जिसके बाद आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, भोसले का सहयोग नहीं किया, इन सब में कुछ नहीं किए उन्होंने। 1825 के अंदर भरतपुर के शासकों ने सहयोग मांगा था, वो भी नहीं किया। तो रणजीत सिंह ने इन सब टाइम में, सभी समय में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। परंतु अंग्रेजों ने रणजीत सिंह का उपयोग किया, कब किया? कि जब बहावियों द्वारा सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध घोषित किया गया था, तब अंग्रेजों ने उनका साथ दिया था। और 1835 में फिरोजपुर में, जो लाहौर के पास में है, सतलज का पश्चिमी भाग है, उस पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, जो कि ये संधि का उल्लंघन था। ये सारी चीजें रणजीत सिंह के बीच में आती हैं दोस्तों। इससे ज्यादा रणजीत सिंह में उनके जो पर्सनल करियर की बात है, इससे ज्यादा नहीं आता है। अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। क्या समझ लेते हैं? इनके उत्तराधिकारियों को। ठीक है, उत्तराधिकारी की बात जब करेंगे तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ये रणजीत सिंह के पुत्र थे और उत्तराधिकारी बनते हैं 1839। और इन्होंने जब ये 1839 में बने, तो इन्होंने अपने आप को यानी पीएम पद को ध्यान सिंह को बनाया। प्रधानमंत्री बनाते थे ना, जो काम करते थे, राजा दूसरे होते हैं। ध्यान सिंह क्या बना? पीएम बनता है। देखो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी अभी इसमें। ठीक है, ध्यान सिंह ने खड़ग सिंह की हत्या कर ली, इसने इनकी हत्या कर दी। ठीक, हत्या के बाद खड़ग सिंह के बाद नौनिहाल सिंह बनते हैं। नौनिहाल सिंह शासक बनते हैं, जो कि खड़ग सिंह का पुत्र था। अब इसको बनते ही यानी खड़ग सिंह का जो दाह संस्कार करके लौट रहे थे लोग, तभी नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है 1839-40 के आसपास। ठीक है, उसी टाइम जब वो मरते हैं खड़ग सिंह। अब नौनिहाल सिंह की पत्नी रहती हैं, नौनिहाल सिंह की पत्नी रहती हैं चांद कौर। चांद कौर ने कुछ समय शासन किया था, उस समय शासन किया। और 1841 में 1841 में शेर सिंह शासक बनता है। कौन बनता है? शेर सिंह शासक बनता है। अब दरबार में संघावालिया व डोगरा की गुटबंदी हो गई थी, तो 1843 में, 41 में शेर सिंह बनता है, 1843 में इसकी हत्या हो जाती है। इसकी तो जो हत्या का दौर चल रहा है, 1843 में जब रणजीत सिंह के इसकी शेर सिंह की हत्या हो जाती है, तो इसके बाद रणजीत सिंह का एक 6 वर्षीय पुत्र था, जिसका नाम था दुलीप सिंह। दुलीप सिंह 6 वर्ष का था, रणजीत सिंह का पुत्र था। ठीक है, अब ये बन जाता है शासक 1843 में शेर सिंह के बाद। लेकिन ये छोटा था भाई, 6 साल का था। तो इसकी संरक्षिका के तौर पर, संरक्षिका कौन बनती है? रानी जिंदा बनती, और पीएम बनता है हीरा सिंह। ठीक है, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हीरा सिंह था वो ध्यान सिंह का पुत्र था। ध्यान सिंह का पुत्र कौन था? हीरा सिंह। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि रानी जिंदा का प्रेमी था एक, उसका नाम था लाल सिंह। अब लाल सिंह ने हीरा सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, क्योंकि ये रानी जिंदा के पास रहता था,
मतलब पीएम था इसका, तो इसने लाल सिंह ने हीरा सिंह की हत्या कर दी और खुद पीएम बन गया, स्वयं वजीर बन गया, पीएम बन गया। और तेज सिंह को क्या बनाया, सेनापति बनाता है। अब कौन कौन बचता है, ये हीरा सिंह मर गया, रानी जिंदा थी, उसका प्रेमी लाल सिंह था, और पीएम के वो सेनापति के तौर पर तेज सिंह था। ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ये चलता रहता है। अब एक कोटेशन आता है कि वह दिन दूर नहीं जब पंजाब हमारे कदमों में होगा। एलन बरो कहते हैं पंजाब हमारे कदमों में होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इनके बीच आंग्ल सिख युद्ध होता है दोस्तों, अंग्रेजों के बीच आंग्ल सिख युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845-46 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब होता है, 48 से 49, 1849, 48-49 में। ठीक, क्योंकि ये सब सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग बाद में इसको पढ़ लेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि भाई 5 युद्ध हुए थे, जिसमें मुड़की की लड़ाई होती है, फिरोज शाहपुर की लड़ाई होती है, बद्दोवाल की लड़ाई, आलीवाल की लड़ाई होती है, और सबराव की लड़ाई इसमें होती है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। वहीं जब और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 से समाप्त होता है। वहीं दूसरा आंग्ल जो सिख युद्ध होता है, इसमें कौन सा, प्रमुख रूप से 3, रामनगर की लड़ाई, चिलियांवाला की लड़ाई और गुजरात युद्ध देखते हैं, जिसको तोपों का युद्ध बोलते हैं, हालांकि इसमें अपने में नहीं है तो जरूरी नहीं। तो आगे चलते हैं, हमें जो और पढ़ना है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हाँ, पंजाब का विलय हो जाता है जब दुलीप सिंह आते हैं, उसके बाद सारी चीजें डवाडोल हो जाती हैं, उत्तराधिकारी कमजोर हो जाते हैं, राजनीति चलने लगती है। तो 23 मार्च 1849 ईस्वी के डलहौजी ने पंजाब का विलय कर लिया था और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। दुलीप सिंह को भाई उच्च शिक्षा के लिए, छोटा था तो भेज दिए, 7-6 लाख वार्षिक के तौर पे। हेनरी लॉरेंस और एलिनबरो के खिलाफ था, वो भेज दिए थे। बाद में वो इलियट के समक्ष जाता है, अंतिम बार विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है, और उसी टाइम कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। अब पंजाब के शासन के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाता है, और जिसमें अध्यक्ष के तौर पर हेनरी लॉरेंस होते हैं, और दूसरे सदस्य के तौर पर होते हैं जॉन लॉरेंस, और तीसरा होता है चार्ल्स मैसन। ये तीनों शासन करते हैं पंजाब पर। ये जरूरी खास नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तौर पर जानना चाहिए था। अब रणजीत सिंह के प्रशासन की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रशासन में 3 रूपों में हम लोग बांट के देख लेंगे कि केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन देखेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा और देख लेंगे इसमें विविध तथ्य के तौर पे, या न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन के तौर पे देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट समअप करते हैं। देखो, प्रशासन की विशेषताओं के तौर पे अगर बात करें, तो प्रशासन में संपूर्ण शक्तियां जो थी वो रणजीत सिंह में ही समाहित थी, और निरंकुश राजतंत्र कहा जाता है, क्योंकि वो उदार थे काफी, तो इसलिए उदार निरंकुश राजतंत्र भी बोला जाता है। अब सरकार एक खालसा स्वयं के इनकी सरकार को बोला जाता है, लेकिन हम लोग केंद्रीय प्रशासन पे चलते हैं सीधे। सम्राट जो होता है वो सर्वोच्च पद पर होता है, बीच में मंत्री मंडल होता है, मंडल, और विभाग के तौर पे इन्होंने प्रमुख रूप से 12 विभाग बनाए थे। मंत्रिमंडल में 5 मुख्यमंत्री थे यानी सीएम थे, और महाराजा के परामर्श हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अनेक मंत्री बनाए गए थे। और मंत्रियों में कौन कौन होते हैं, जैसे वजीर होता है, तो ध्यान सिंह जो था रणजीत सिंह का वजीर था। वहीं रक्षा मंत्री के तौर पे कौन होते हैं, सेनापति हरि सिंह नलवा, मिश्र दीवान चंद्र, महकम चंद, और विदेश मंत्री के तौर पे होते हैं फकीर अजुजुद्दीन। फिर वित्त मंत्री के तौर पे होते हैं भवानी दास, दीना दास, और तोफखाना विभाग में इलाही बख्श होते हैं। और दफ्तर आब वाब में दफ्तर, देखो वित्त मंत्री जो था दीवान, वो 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है इसको, वित्त मंत्रालय को, कि दफ्तर ए आबवाब उल माल था, वो जो राजस्व प्राप्तियां जनता से लेता था। वहीं दफ्तर ए तोहिजात था, जो राजमहल के खर्चों का ब्यौरा रखता था।
वहीं दफ्तर मवाजिद था जो कि सभी कर्मचारियों का वेतन वगैरह। ठीक है, अब हम प्रांतीय शासन की बात करते हैं, जिसमें सबसे प्रांतीय में सबसे ऊपर सूबा होता था जिसको प्रांत बोलते थे, जिसको सूबा भी बोलते थे। उसके बाद आता है परगना, और परगना को क्या बोलते थे, जिला बोलते थे। फिर आता है तालुका, फिर तालुका के बाद मौजा, और मौजा के बाद आता है गांव। ये हायरार्की बनी थी उस टाइम। देखो, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कश्मीर, ये 4 सूबे थे, और सूबे का प्रमुख जो अधिकारी होता था वो नाजिम कहलाता था। नाजिम कहलाता था। और लाहौर में नाजिम नहीं होता था क्योंकि वहां रणजीत सिंह खुद थे, वहीं रहते थे। परगना जिले के तौर पे था, आज के जैसे जिले हैं वैसे परगना था। सूबों में विभाजन विभाजन को परगना में था, और परगने का मुख्य अधिकारी जो था वो उसको बोलते थे कारदार। कारदार अधिकारी था। सजा नहीं दे सकता था, परगने का राजस्व एकत्रित करता था, हुंडी के रूप में लाहौर भेज सकता था। और उसके बाद आता है तालुका। तालुके यानी इसका हेड जो था तालुकेदार था, तालुकदार जिसको बोलते हैं। और मौजा, मौजे के तौर पे एक तालुका में 50 या 100 मौजे होते हैं। और उसके बाद फिर गांव सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ये 2 चीज हो गई। इसके बाद सैन्य प्रशासन देखेंगे। सैन्य प्रशासन के तौर पर हम लोग बात करते हैं रणजीत सिंह की सेना की, जिसके 2 भाग थे प्रमुख रूप से। पहला था फौज ए आम। फौज ए आम बोलते थे या खास बोलते थे, जिसमें नियमित सेना थी और अस्थाई सेना थी, जिसमें 3 भाग थे। पैदल यानी लाल वर्दी नीली पगड़ी, दूसरा घुड़सवार, और तीसरा तोपखाना, ये 3 थे। वहीं फौज ए बेकवायद में अनियमित सेना थी। मुख्य जो घुड़सवार थे वो था घुड़चढ़ा और मिसलदार। अनियमित थे, ये रेगुलर नहीं थे। वहीं इनकी सैन्य क्षमता को देखकर ऑकलैंड ने कहा था कि रणजीत सिंह के जो घुड़सवारों की को देखा, और उसने कहा कि संसार की सबसे सुंदर फौज है ये। दोस्तों, इनके सैन्य विभाग में, सेनाओं में 1822 में एक इम्पोर्टेंट घटना होती है, जिसमें एक बात आती है। 2 लोग आते हैं विदेश से, जिनका नाम होता है वेंतुरा, जो कि इटली का निवासी था, और एक दूसरा होता है अलार्ड। ये कई बार पूछा गया है, ये फ्रांस का निवासी था। दोनों ने नेपोलियन सेना में भाग लिए थे और फौज ए खास का गठन किया था। फौज ए खास का गठन किया था। इन्होंने चिन्ह बनाया था, माना था बाज को, और गुरु गोविंद सिंह के शब्द जैसे 3 रंगों का झंडा, 3 भाग इसमें थे। जैसे तोप खाना बटालियन इन्होंने बनाई थी। इन सेना में 3 भाग थे, जिसमें तोप खाना बटालियन थी, और इसमें 24 तोपें थी। 24 तोपों में फतेह जंग, जफर जंग, नश्तर जंग, शेर घाय, सूरजमुखी, ये सारे नाम जो हैं वो तोप खाने के हैं। और इनके संचालन हेतु तोपखाना एक खास का गठन किया गया था, और इसके जो प्रभारी होते थे वो इलाही बख्श कहे जाते थे। अब आगे चलते हैं। घुड़सवार बटालियन थी एक, और पैदल बटालियन थी, हम लोग बात कर ली है। घुड़सवार जो बटालियन थी उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो अलाई कर रहा था, जो कि फ्रांस का निवासी था। और वहीं जो पैदल चल रही थी सेना, उसका नेतृत्व बंतूरा कर रहा था, जो कि इटली का निवासी था। बंतूरा के नेतृत्व में पैदल बटालियन चल रही थी। देवी सिंह भी थे उसमें, श्याम सोता ने भी सहयोग किया था। अब विविध तथ्यों के तौर पे देखेंगे दोस्तों इनके, तो इन्होंने सभी धर्म जातियों के सैन्य अधिकारियों को अपने सेना में जगह दी थी, और मासिक वेतन देते थे, जिसको बोलता था माहदारी, यानी माह में माहधारी पद्धति बोलते थे, माह। और अपने अधिकारियों सिपाहियों को वेतन देने के लिए। सेना में कठोर अनुशासन था। हर सिंह नलवा पर 2 लाख का दंड भी लगा था, और बंदूकों का उपयोग किया जाता था दोस्तों। लहना सिंह ने जो बनाई थी बंदूकें कुछ, और वहीं लाहौर और अमृतसर में बंदूकों और तोपों बारूदों के निर्माण का उद्योग अवस्थित था।
वहीं ऑकलैंड कहता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना भी हम लोगों ने बात कर। न्याय विभाग और राजस्व विभाग की बात बचती है और बस इसके बाद समाप्त हो जाएगा ये। ठीक है। न्याय विभाग के तौर पे प्राचीन न्याय प्रणाली थी इनमें, लिखित कानूनों का अभाव था, ग्रामीण जनता अपने स्तर पर न्याय कर लेती थी। अदालत ए आला सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं, अदालत ए आला कौन था? लाहौर में थी, जहां रणजीत सिंह थे। आरोपी या अपराधी आर्थिक जुर्माना देकर अधिकांश मामलों में छूट जाते थे, यानी न्याय को प्रमुख आर्थिक स्रोत टाइप का माना जाता था इनका, कि भाई यहीं से रेवेन्यू आ रहा है। वहीं राजभवन के बाहर शिकायत पेटिका थी, जिसमें आम नागरिक अपने अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता था लिखित पत्र के तौर पर, और यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित थी। वहीं राजस्व के तौर पर राजस्व का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व, और जिसकी दर थी 30 से 50% दर थी, और 2 बार वसूला जाता था ये दोस्तों, 2 बार साल में। और ये 3 प्रकार की थी, जैसे कि बटाई प्रणाली थी। बटाई प्रणाली ये होती है कि 1823 तक प्रचलित थी, जिसमें बांट लेते थे, मतलब कि क्षेत्र वाइज या होने के बाद। लेकिन वहीं अगर खड़ी फसल को करते हैं तो कानकूत प्रणाली थी, जो कि 1823 से 1834 तक चली थी। खड़ी फसल को आकलन कर लेते हैं, खड़ी फसल देख के, और नगद रूप में वसूल लिया जाता था कि कितना रेवेन्यू चाहिए। एक और था ठेका प्रणाली। ठेका यानी ऊंची बोली लगाने वाले को जमीन दर कर के बदले दी जाती थी। और रणजीत सिंह के जो जीवनीकार रहे हैं, जीवनीकार, उनका नाम है लेपेल ग्रिफिन। ग्रिफिन लेपेल ग्रिफिन इनका नाम था। महाराजा कर अधिक वसूलते थे, परंतु साथ साथ किसानों के हितों की भी रक्षा करते थे। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है रणजीत सिंह को। हाँ, मूल्यांकन अगर करें इनका, तो गार्डनर कहता है कि इस क्षेत्र में के जाटों के मध्य खिलवाड़ सा लगता था रणजीत सिंह। वहीं रणजीत सिंह खुद कहता है कि मेरी एक आंख की रोशनी इसलिए चली गई क्योंकि ताकि मैं सभी धर्मों को एक ही नजर से देख सकूं। वहीं जर्मन बैरन कार्ल वॉन हगल कहता है, रणजीत सिंह के दरबार में आया था, जर्मन बैरन था, कार्ल वॉन हगल इसका नाम था। उसने कहा कि पूरे पंजाब का कुरूप व भद्दा व्यक्ति है, रणजीत सिंह को बोला था, परंतु कम से कम अपराधशील, रक्त बहाव कि इतना विशाल साम्राज्य चलाना अद्वितीय उदाहरण है। यानी तारीफ भी की, बेइज्जती भी की। ठीक है। और रणजीत सिंह चूंकि अशिक्षित थे ही, और फ्रांसीसी विक्टर जम्बिक यानी जौकोट ने महाराजा की याददाश्त के आधार पर उनको लघु नेपोलियन बोनापार्ट कहा था। रणजीत सिंह की जो मेमोरी थी काफी शार्प थी, याददाश्त काफी मजबूत थी। तो एक पर्यटक आया था, फ्रांसिस विक्टर जैकवीमो, उसने महाराजा की याददाश्त के आधार पर क्या बोला था उनको? नेपोलियन बोनापार्ट कहा। तो इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से ही समझ लेते हैं दोस्तों इनको। और इसमें एक चीज बचती है जो कि आंग्ल सिख युद्ध होता है, तो हमारे सिलेबस में नहीं है, मेंशन है। फिलहाल हम लोग एक वीडियो में हम समझ लेंगे, बाद में काम आएगा। हो सकता है इसके सहारे ही दे ले, लेकिन आने की संभावना कम ही है। सोहन लाल थे, उन्होंने उद्म तुल तवारीख की रचना की, जो कि रोजनामचा था रणजीत सिंह का। ठीक है, आज इतना ही करते हैं और कंप्लीट है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, ये काफी अच्छा वीडियो रहा है, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा तो काफी काम आएगा। ये चीजें हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको, समझाने के बाद शायद आपको समझ में आया, लेकिन समझना जरूरी था, इसलिए हमने इसका सहारा लिया है। और हम इसको लिंक के साथ टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।